हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिंची की फैमिली को देखते हैं जो कि यहाँ एयरपोर्ट पर उसे पिक करने आए होते हैं। लिंची बचपन में खो गई थी और अब उसकी फैमिली को उसके बारे में ऑर्फनेज के ज़रिए पता लगा है, इसलिए वो लोग अपनी बेटी से मिलने जा रहे होते हैं। और लिंची की मॉम बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि काश मैंने अपनी बेटी का बचपन में ख्याल रखी होती तो उसे कोई चोर ऐसे चुरा ना पाता और वो बाहर इतने सालों से ऐसे सफ़र ना करती। फिर लिंची के भाई कहने लग जाते हैं कि ऑर्फनेज ने बताया था कि लिंची को किसी गरीब फैमिली ने अडॉप्ट करे थे जो कि इतने गरीब थे कि खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें खाना देते थे तो ही वो लोग खा पाते थे। तो बेचारी हमारी बहन कितनी पतली हो चुकी होगी भूख के मारे। फिर लिंची का दूसरा भाई कहने लगता है कि हमारी बहन के पास इतनी ठंडी में ठंड वाले कपड़े भी होंगे कि नहीं तो बेचारी को कितनी ठंडी लग रही होगी। फिर यहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड लिंची को देखते हैं जो कि प्लेन की फर्स्ट क्लास सीट में बैठ कर आ रही होती है और वो बहुत ही अच्छा खाना भी खा रही होती है। साथ ही एयर होस्टेस उसके लिए बहुत सारे कपड़ों का ऑप्शन लेकर आती है कि वो अभी कौन सा पहनना चाहती है क्योंकि प्लेन अभी लैंड होने वाली है। तो लिंची उसे कह रही है कि मैं ये सब नहीं बल्कि तुम्हारे कपड़े पहनूंगी। दूसरी तरफ लिंची के मॉम डैड और उसके भाई कहने लगते हैं कि इतने सालों बाद उन्हें उनकी प्यारी सी बेटी मिली है तो वो लोग उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी यहाँ पास में हम एक गुंडों का ग्रुप देखते हैं और इनकी बॉस कोई और नहीं बल्कि लिंची है। इन लोगों को भी न्यूज़ मिलती है कि लिंची जिस फ्लाइट से आ रही है उसी फ्लाइट से उसका दुश्मन मिस्टर माओ भी आ रहा है। ये सुनते के साथ ही लिंची का राइट हैंड मैन ऑर्डर देने लगता है आज हमारी बॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, आज वो अपनी फैमिली से मिलने वाली है तो हम उनका दिन खराब होने नहीं दे सकते। फिर ये लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर और लिंची की फैमिली भी एयरपोर्ट पर लिंची के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लिंची सामने से जैसी आ रही होती है तभी उसके पीछे वही गुंडा मिस्टर माओ भी आ रहा होता है और वो ढूंढ ही रहा होता है लिंची को और तभी वो लिंची के सारे ग्रुप को देख लेता है तो जल्दी से लिंची को पकड़कर उसके ऊपर चाकू रख लेता है और सभी को डराने लगता है कि सभी लोग यहाँ से भाग जाए नहीं तो वो इन लोगों को भी मारेगा। फिर लिंची की फैमिली उसे फोटो देखकर पहचान जाते हैं और लिंची की मॉम कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को कोई नुकसान मत पहुँचाना। इतने में लिंची का राइट हैंड मैन उसे कहने लगता है कि प्लीज़ इस आदमी को अभी कुछ नुकसान मत पहुँचाना। तो ये सुनते के साथ ही लिंची के भाई कहते हैं कि तुम्हें हमारी बहन कितनी मासूम है और यहाँ पर उसकी जान खतरे में है। तो अभी यहाँ पर लिंची का राइट हैंड मैन कहने लगता है कि इसे अभी कुछ मत करो, ये हमारे काम का है। तो इस गुंडे को भी समझ नहीं आता और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो लिंची उसकी तरफ देखती है तो फिर ये इसे देखते ही पहचान लेता है कि लिंची तो इस किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है। फिर वो उसका नाम लेने जा रहा होता है तो लिंची जल्दी से उसे पीछे से मारती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर लिंची भी एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मॉम डैड मुझे बहुत डर लग रहा है और वो बेहोश होने का नाटक करती है। फिर लिंची के मॉम डैड और उसके भाई जल्दी से उसे उठाकर यहाँ से लेकर जाते हैं और लिंची के ग्रुप के जो सारे मैन होते हैं वो लोग शॉक रह जाते हैं और फिर वो लोग राइट हैंड मैन से पूछते हैं कि बॉस को आखिर क्या हो गया था, वो तो कभी इससे डरती नहीं थी। तो फिर ये बताता है कि बॉस अपनी फैमिली से अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही है और एक अच्छी लड़की बनने की एक्टिंग कर रही है, नहीं तो फिर उनकी फैमिली उनसे डर जाएगी। फिर इसके बाद हम हमारे मेल लीड जियांग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है और उसका असिस्टेंट उसे लिंची के बारे में बता रहा होता है कि बॉस आपकी फियांसी को एयरपोर्ट पर किसी गुंडे ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया और वो डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो गई और अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो जियांग पूछता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। तो फिर ये कहता है कि वैसे तो अभी आपकी और मिस लिंची की एंगेजमेंट पब्लिक नहीं हुई है और इवन उनकी फैमिली को भी इस बारे में नहीं पता है, लेकिन क्योंकि आप मिस लिंची के फियांसी हैं इसलिए कम से कम आपको तो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर जियांग लिंची की फ़ोटो देखते हुए कहने लगता है कि मुझे तो एक तूफ़ानी लड़की पसंद है जो कि अपनी मन मर्जी की चीज़ें करे, ऐसी लड़की नहीं जो कि एक गुड गर्ल हो। फिर जियांग अपने फ्रेंड जिनसे कहता है कि चलो मेरे साथ। तो कहता है कि कहाँ पर। तो जियांग कहता है कि मेरी फियांसी हॉस्पिटल में है ना, तो ऑफकोर्स है कि मुझे उससे मिलने जाना ही चाहिए। दूसरी ओर लिंची का भी होश नहीं आया होता है और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर खड़े होते हैं। लिंची की मॉम रो रही होती है कि मेरी बेचारी बच्ची अब भी तो हमें मिली थी और अभी उसके साथ ये सब हो गया। फिर लिंची के भाई कहने लगते हैं कि मॉम हम लोग को बाहर चलना चाहिए ताकि लिंची आराम कर सके। फिर ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो लिंची जल्दी से अपना सोने का नाटक बंद करती है और सोचती है कि अच्छा हुआ बाहर चले गए, नहीं तो मैं तो ऑलमोस्ट सोने वाली थी। फिर लिंची जैसी स्मोक करने जा रही होती है तो देखती है कि कोई दरवाजे पर आया है। जियांग यहाँ दरवाज़ा खोलने जा रहा होता है तो जेनू से कहता है कि तेरी फियांसी का भी होश भी नहीं आया और तू कितना बेरहम है कि उसकी ऐसी हालत में तो उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ने आया है। फिर तो तू खुद ही अंदर जा, मैं नहीं जाऊँगा।
फिर जियांग जैसे अंदर जाता है तो देखता है कि लिंची तो बेड पर है ही नहीं, तो ये सोचता है कि वो है कहाँ पर। इतने में लिंची पीछे से उसी किटाई से उसकी आंखें कवर कर देती है और फिर उसे मारकर वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और पूछती है कि तुम किस प्रोफेशन से हो। इतने में जियांग का फ्रेंड बाहर से आवाज देता है कि क्या तू ठीक है, और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो देखता है कि जियांग के हाथ बंधे हुए हैं। तो वो उसे कहता है कि तू कितना फास्ट निकला जो इतनी जल्दी अपनी फियांसे के साथ गेम भी खेलने लग गया। लिंची ये सुनकर शॉक होती है और फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट खोल कर देखती है तो उसे श्योरली पता लगता है कि ये मेरा फियांसी है, यानी मैंने इसके साथ ही सब कर दिया। इतने में जियांग के जैसे हाथ खुलते हैं तो वो पूरे वार्ड में लिंची को ढूंढने लगता है और देखता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि तू मुझे कैसे भी करके इस वार्ड का सीसीटीवी फुटेज निकाल के दे और साथ ही मेरी फियांसी लिंची की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दे। तो ये कहता है कि वो तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन ये बता कि अचानक से तुझे अपनी उस नाजुक फियांसी में इंटरेस्ट कैसे हो गया। तो फिर जियांग कहता है कि नाजुक मुझे तो नहीं लगता, और वो याद करने लगता है कि कैसे वो यहाँ उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई थी। दूसरी ओर लिंची तो हॉस्पिटल से बाहर जा चुकी होती है और रोड पर अकेले जाते हुए सोच रही होती है कि जरूर उसे मेरे बारे में थोड़ी ना पता लगा होगा कि मैं ही उसे मार रही थी। उसे तो मुझ पे शक भी नहीं होना चाहिए कि आखिर उसकी कमजोर फियांसी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर इतने में लिंची के सामने एक कार आके रुकती है और उसमें से उसके तीनों भाई झांकने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बहन तुम यहाँ सुनसान रोड पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में वार्ड में होना चाहिए था। फिर लिंची तुरंत ही नीचे गिरने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि हॉस्पिटल वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था और मुझे बहुत डर लग रही थी। तो फिर इसके तीनों भाई जल्दी से उसे ले जाकर कार में बैठाते हैं और फिर उसे लेकर घर पहुंचते हैं और उसे उसका रूम दिखाते हैं और कहते हैं कि बहन बताओ तुम्हें अपना रूम कैसा लगा, ये हमने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करे। लिंची रूम देखकर कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा पिंक रूम देखी हूँ। मेरे रूम तो बहुत ही डार्क हुआ करते थे। और वो अपनी लाइफ याद कर रही होती है और दूध पीते हुए इनोसेंट बन रही होती है। फिर लिंची के छोटे भाई को बहुत ज़्यादा तरस आने लगती है कि हमारी बहन को ना अच्छा खाना खाने मिला, ना अच्छे कपड़े मिले और ना ही अच्छी चीज़ें देखने मिली। और फिर लिंची के भाइयों से अपने बहुत सारे कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद सकती हो, हमारी बहन को कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर लिंची का दूसरा भाई बताता है कि कल हमारी फैमिली एक बहुत बड़ी ग्रैंड रीयूनियन पार्टी रख रहे हैं जहाँ पर हम अनाउंसमेंट करके सभी को बता देंगे कि हमारी लिटिल प्रिंसेस हमें मिल चुकी है। लिंची के भाई से कहते हैं कि कल की पार्टी के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छा ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह पहनना होगा ना, तो तुम जो चाहे वो जाकर खरीद लो। फिर लिंची भी खुशी होने लगती है कि क्या फैमिली का प्यार ऐसा होता है, फिर तो ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर लिंची का छोटा भाई उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो उसे साइड में ले जाता है और बताता है कि एक ना ब्लैक मार्केट है जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल रेयर कपड़े और ज्वेलरीज मिल जाते हैं, तो क्या तुम भाई के साथ चलकर वहाँ पर शॉपिंग करना चाहोगी। लिंची सोचती है कि ब्लैक मार्केट तो मेरा बिजनेस है और वहाँ पर पावरफुल लोगों के अलावा कोई और नहीं जा सकता। तभी लिंची का छोटा भाई उसे टिकट दिखाने लगता है और बताता है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने सीक्रेटली टिकट भेजा है और उसका नाम जो है वो बहुत ही अच्छा है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो मैं उसे भी तुमसे मिलवा दूंगा। लिंची को मन में बहुत गुस्सा आती है कि उस बंदे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे भाई को फूल बनाया, अब तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, उसका फ्रेंड उसे लिंची की इन्फॉर्मेशन बता देता है कि तुम्हारी फियांसी अपने भाई के साथ ब्लैक मार्केट गई हुई है। तो फिर जियांग कहता है कि ठीक है फिर चलो मैं भी वहीं चलूंगा। हम देखते हैं यहाँ ब्लैक मार्केट में टिकट देखकर ही एंट्री हो रही होती है और जो बंदा यहाँ पर फेक टिकट लेकर आता है तो यहाँ के रूल के हिसाब से उसकी 3 उंगलियां तोड़ने का ऑर्डर लग जाता है। लिंची का भाई यहाँ पर ये देखकर शॉक रह जाता है कि उस बंदे को कैसे पकड़ के लेके जा रहे हैं उसकी उंगलियां तोड़ने के लिए, तो ये डर कर कांपते हुए टिकट्स को दे रहा होता है। तभी इतने में लिंची अपने भाई को रोकती है और कहती है कि भाई मैं कार में ग्लव्स भूल गई हूँ और मुझे बहुत ठंडी लग रही है, तो जल्दी से आप लेकर आओगे। तो ये कहता है कि ठीक है बहन तुम यही मेरा वेट करना, और वो डर के मारे भागकर जल्दी से चला जाता है। और फिर लिंची यहाँ के स्टाफ से कहती है कि मुझे 2 टिकट दो। तो फिर स्टाफ से कहती है कि तुम हो कौन। इतने में उसे कॉल आती है और फिर उसे लिंची के बारे में पता लग जाता है और वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगने लगती है कि बॉस लिंची सॉरी मैंने आपको पहचानी नहीं थी। तो फिर लिंची कहती है कि चलो अब जल्दी से मेरी टिकट एक्सचेंज करो। फिर ये लोग उसे असली वाली टिकट दिलवा देते हैं और लिंची कहती है कि इसके बारे में पता करो कि कौन है जो ये फेक टिकट बांट रहा है। और फिर जैसे यहाँ पर लिंची का भाई वापस आता है तो लिंची उसे असली वाली टिकट देने के लिए देती है और फिर इन लोग को एंट्री मिल जाती है। तो लिंची का भाई तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है अपने फ्रेंड जिन के साथ और इन लोगों को भी एंट्री नहीं मिल रही होती है। तो जियांग का फ्रेंड बताने लगता है कि ये मिस्टर जियांग है, इस शहर के रिचेस्ट यंग मास्टर, आखिर तुम इन्हें कैसे रोक सकते हो। तो फिर जियांग को तुरंत ही एंट्री मिल जाती है।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ ब्लैक मार्केट में कोई पार्टी चल रही होती है और लिंची का भाई उसे लेकर सारी जगह घुमा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की का डांस चल रहा होता है और कुछ लड़के यहाँ पर देख ही रहे होते हैं। तभी इतने में ये लोग लिंची और उसके भाई को देख लेते हैं और ये बंदा तो इन दोनों को बुली करने लग जाता है और कहता है कि तुम जैसे मासूम लोग यहाँ पर कहाँ से आ गए, और वैसे इस मार्केट में तो सिर्फ पावरफुल लोग आ सकते हैं, तो तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो। तो फिर लिंची का भाई भी अपना नाम बताने जा रहा होता है, तो लिंची उसे रोक देती है कि भाई हम लोग यहाँ पर चुपके से आए, तो हमारी फैमिली का नाम मत रिवील करो। फिर ये बोली लड़का अपने बारे में बताने लगता है कि वो किलर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का भाई है। तो फिर ये सुनते के साथ ही लिंची सोचती है कि अच्छा, तो ये मेरा सबऑर्डिनेट है और यहाँ पर आकर ये सारे हंगामे कर रहा है और मजे कर रहा है। फिर लिंची अपने भाई को लेके जाने की कोशिश करती है तो ये बुली उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, तो लिंची अपने भाई को पकड़कर उससे बचाने लगती है और फिर वो उसे लेकर साइड पर आ जाती है और कहती है कि मेरे भाई को हर्ट मत करना। तभी जियांग ऊपर से लिंची को ही देख रहा होता है और वो जल्दी से अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि लड़की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बस प्रिटेंड कर रही है कि वो फाइटिंग नहीं कर सकती है, जबकि उसने तो अपने भाई को प्रोटेक्ट करी है। तो फिर जिन भी देखता है कि जियांग किस लड़की की बात कर रहा है और उसे देखते के साथ ही बताता है कि यही तो तुम्हारी फियांसी है ना लिंची। तो फिर जियांग लिंची की फोटो को याद करते हुए उसे पहचानता है। फिर ये बुली तो चाकू निकाल लेता है और लिंची के भाई से कहने लगता है कि अपनी बहन को मेरे पास भेजो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। तो लिंची यहाँ पे तैयारी करी होती है कि मैं देखती हूँ कि कैसे मेरे भाई को चोट पहुँचाएगा, पर इतने में गोली चलती है और इस बुली का चाकू नीचे गिर जाता है। तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि कौन है जिसने गोली चलाया, और फिर वो देखता है कि वो जियांग है। तो फिर तुरंत ही उससे माफ़ी मांगता है कि मिस्टर जियांग, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं और आप कुछ गलत मत समझना, ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फिर ये लिंची के भाई और उससे दोनों से माफ़ी मांगता है और उन दोनों की तारीफ़ करने लगता है कि वो लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। लिंची सोचती है कि हाँ हाँ तारीफ़ कर लो, थोड़ी देर बाद ही मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और फिर उसके बाद ये बुली और उसके फ्रेंड डर के भाग जाते हैं और लिंची जियांग की बंदूक से डरने की एक्टिंग करती है और अपने भाई से कहती है कि हम लोग थोड़ा साइड में चलते हैं। तो फिर जियांग यहाँ पर सोचता है कि अब ये डर क्यों रही है, दोपहर में तो ये बहुत ही डिफरेंट थी। फिर इतने में एक गार्ड लिंची के भाई को उसके फ्रेंड जो के बारे में बताने लगता है कि वो यहीं पर ही रूम में है। तो लिंची कहती है कि भाई मैं आपके फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, और ये मन में सोचती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे भाई को फूल बनाया और उसे फेक टिकट बेचा ताकि उसकी जान खतरे में हो जाए। फिर लिंची का भाई उसे साथ में लेकर जा रहा होता है। इतने में लिंची की नज़र जाती है उसी बुरी लड़के पर जो कि किसी लड़की को यहाँ हैरेस कर रहा होता है। तो ये अपने भाई से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और वॉशरूम जाने का बहाना करके वो जाती है और अपनी बंदूक निकालती है जो कि उसने पहले कभी छुपाई होगी, और फिर वो अंदर जाती है और बंदूक चलाने लगती है। तो जो यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम फिर मेरे सामने आ गई, वो तो मिस्टर जियांग तभी सामने थे इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। लिंची बंदूक को पीछे छुपाते हुए डरने की एक्टिंग करने लगती है और पीछे हो रही होती है। इतने में जिन यहाँ जियांग को दिखाता है कि देख तेरी फियांसी को यहाँ पर फिर से कोई बुली कर रहा है, तो क्या तू उसे बचाने नहीं जाएगा। तो जियांग कहता है कि नहीं, हम लोग चलते हैं। और वो मन में सोचता है कि अगर ये सच में वही लड़की होगी जिसने दोपहर में मेरे ऊपर अटैक करी थी, तो फिर ये बंदा तो उसके लिए कोई मैच नहीं होगा और ये आसानी से उससे निपट लेगी। ऐसा सोच कर ये अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। और हम देखते हैं कि लिंची यहाँ पर इस बुली लड़के को ऊपर गोली पॉइंट करते हुए उसे सबक सिखा रही होती है। फिर वो डर के मारे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो लिंची अपने राइट हैंड मैन को आवाज़ देती है और फिर वो यहाँ पर आकर अपने भाई को चिल्लाता है और लिंची से माफ़ी मांगता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने भाई को अच्छी मैनर्स नहीं सिखा पाया। तो फिर इस बुली लड़के को पता लगता है कि भाई आप ये क्या कह रहे हो, क्या यही आपकी बॉस है, वो नंबर 1 किलर। फिर लड़का तुरंत ही लिंची से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। लिंची अपने राइट हैंड मैन से कहती है कि अब तुम ही इसे सबक सिखाओ, और फिर लिंची का राइट हैंड मैन अपने भाई का ज़बान काट देता है। लिंची के भाई को देखते के साथ ही कहने लगता है कि तो यहाँ पर कैसे। तो लिंची का भाई कहता है कि तूने ही तो मुझे टिकट दिया था ना। तो फिर ये बंदा तो सोचे पड़ जाता है कि मैंने तो फेक टिकट दिया था। फिर इन दोनों को अंदर ले लेता है और लिंची सोच रही होती है कि इसने मेरे भाई के खिलाफ प्लानिंग किया ना, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। फिर जैसे ही वो अंदर आती है तो वो यहाँ पर जियांग को देखकर सोचती है कि ये भी यहाँ पर है। जो बताने लगता है कि ये दोनों मेरे फ्रेंड है, ये मिस्टर जियांग है, इस शहर का क्राउन प्रिंस, और ये उसका फ्रेंड जिन है। फिर लिंची का भाई भी उसे साथ में बैठने के लिए बोल रहा होता है। तो लिंची यहाँ पर जियांग के पास नहीं बैठती बल्कि जो के पास बैठ जाती है, और फिर लिंची का भाई जियांग को थैंक्स करने लगता है कि मिस्टर जियांग आपकी टाइमली हेल्प की वजह से हम लोग बच गए थे, और वो उसे वाइन का ग्लास टोस्ट करता है। तो फिर जिन कहने लगता है कि क्या तुम बस मिस्टर जियांग को बस एक ग्लास ऑफ वाइन दोगे, इन्होंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प करी तो तुम्हें तो बदले में इन्हें अपनी सिस्टर देना चाहिए।
तो ये सुनते के साथ ही लिंची और उसका भाई दोनों ही मना करने लगते हैं। और लिंची कहती है कि मैं तो बहुत ही नॉर्मल सी लड़की हूँ, ना मेरे पास लुक्स है ना कोई बैकग्राउंड है, तो मेरे जैसी लड़की थोड़ी ना शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर जियांग की लायक होगी। और वैसे भी मुझे तो मिस्टर जो जैसे बंदे ज़्यादा पसंद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, सेम मेरे भाई की तरह। तो जो सोचता है कि ये तो मेरी इनडायरेक्टली बुराई कर रही है कि मैं जियांग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जाने दो, ये लड़की दिमाग से ठीक नहीं है तो क्या हुआ, है तो बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये से अच्छे से देखने लगता है और उसमें लिखा होता है कि इधर देखोगे तो फिर मरोगे। ये पढ़ते के साथ ही वो शॉक हो जाता है और फिर वो उसे मारने का इशारा भी करती है। तो ये जल्दी से अपनी आंखें साफ करता है और सोचता है कि ज़रूर मुझे वहम हुआ होगा। फिर लिंची जो की तारीफ़ें करने लगती है और उसे अपनी कल की पार्टी के लिए भी इन्वाइट करती है। तो फिर वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर जब लिंची यहाँ से अपने भाई के साथ चली जाती है तो फिर जियांग का फ्रेंड जीनो से कहने लगता है कि लड़की कितनी बड़ी इडियट थी जो तुझ जैसे पावरफुल बंदे को छोड़कर उस दो जैसे इडियट को पसंद कर रही थी। तो जियांग कहता है कि उसे पसंद करना नहीं कहते। और फिर ये अपने फ्रेंड से पूछता है कि वैसे लिंची की फैमिली की वो पार्टी कहाँ पर होने वाली है। तो फिर जिन कहता है कि क्या तू वहाँ पर जाकर उसके साथ सभी के सामने अपनी इंगेजमेंट तोड़ने वाला है। तो ये कहता है कि किसने कहा कि मैं अपनी इंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। दूसरी तरफ ये लोग घर पहुंचते हैं और लिंची का भाई अपने दोनों भाइयों से माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा बहन को उस जगह पर नहीं लेके जाऊंगा। लिंची अपने दोनों भाई से पूछती है कि क्या मुझे भी नील डाउन करना पड़ेगा। फिर वो करनी चाह रही होती है तो उसका भाई जल्दी से उसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम वहाँ पर कितना डर गई होगी ना बहन। तो लिंची कहती है कि नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक थी और मुझे तो मेरे छोटे भाई ने कितना प्रोटेक्ट किया है। तो फिर ये बाकी भाई लोग लिंची के छोटे भाई से पूछते हैं कि तुम हमें बताओ कि वहाँ पर तुम लोगों को किसने बुली किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो बताने लगता है कि भाई मैंने लिस्ट लेकर आया हूँ कि वो कौन लोग थे। फिर ये बड़ा भाई लिस्ट देखने लगता है और कहता है कि रुको, इन लोगों ने तुम लोगों को परेशान किया, अब ये लोग बचेंगे नहीं। लिंची ये सब सुनकर शॉक हो रही होती है और फिर लिंची का भाई कॉल लगाने के बाद इन लोगों को बताता है कि जिस भी लोगों का लिस्ट के ऊपर नाम है वो लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो फिर लिंची मन में सोच रही होती है कि मेरे लोग तो कितनी जल्दी काम निपटा देते हैं। तभी इतने में लिंची के भाई डिस्कस करने लगते हैं कि ये ब्लैक मार्केट का गैंगस्टर ग्रुप कितना ज़्यादा पावरफुल है, इन लोगों से कोई पंगा नहीं ले सकता, ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेरहम है जो किसी को भी मार देते हैं। तो लिंची मन में सोचती है कि अच्छा, तो मेरी फैमिली मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, फिर तो मैं अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो ये लोग मुझसे डर जाएंगे। फिर लिंची के भाई उसे कहते हैं कि बहन जाओ, तुम रूम में जाके रेस्ट कर लो क्योंकि कल वैसे भी पूरा दिन पार्टी रहने वाली है। फिर लिंची यहाँ अपने रूम में आ जाती है और वो रूम में आने के बाद सबसे पहले अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है जो कि उसके साथ काम करती है और उसकी टीम मेंबर है। वो लिंची से पूछने लगती है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलकर कैसा लगा, वो लोग कैसे हैं। तो लिंची कहती है कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और उन लोगों ने कल मेरे लिए एक पार्टी भी रखी है। तो फिर लिंची की फ्रेंड कहने लगती है कि फिर तो ये इतनी बड़ी पार्टी है तो मैं भी ज़रूर आऊँगी, आखिर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो लिंची मना करती है कि नहीं, तुम आओगी तो फिर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, तो तुम मत आना। ऐसा बोलकर वो कॉल रखती है। तो फिर लिंची की फ्रेंड तो यहाँ डिसाइड करती है कि लड़की अगर ना कहे तो उसका मतलब हाँ ही होता है, तो मैं इस पार्टी में ज़रूर जाऊँगी और बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाऊँगी और हम अपने स्टाइल में जाने वाले हैं। और फिर ये बहुत सारे पैसे लेकर कार में डालकर अपने उस राइट हैंड मैन के साथ निकलती है लिंची की पार्टी में जाने के लिए। दूसरी तरफ लिंची की पार्टी में यहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है। तो सभी लड़कियाँ उसे देखकर सोचने लगती है कि मिस्टर जियांग जैसा बंदा जो कि कभी पार्टी में आता नहीं है वो कैसे आ गया, क्या ये भी यहाँ पर उस लिंची को देखने आया है, कहीं वो लिंची बहुत ही ब्यूटीफुल तो नहीं है। तो फिर लड़के कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऑर्फनेज में पली बड़ी गरीब लड़की है जो कि मिस्टर जियांग के लायक ही नहीं है, तो आखिर वो उसमें इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हैं। जियांग यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर लिंची की बुराई सुन रहा होता है और इसका फ्रेंड कहता है कि क्या तू इन लोगों से लड़ेगा नहीं। तो जियांग मना करता है। फिर इतने में होस्ट अनाउंस करता है कि मिस लिंची आ रही है। फिर जैसे वो सीढ़ियों से उतर के आती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसके बिहेवियर से तो लग ही नहीं रहा है कि ये ऑर्फनेज में पली बड़ी गरीब लड़की थी। अभी यहाँ पर जियांग भी लिंची को देखता रह जाता है और वो गलती से वाइन भी गिरा देता है। फिर लिंची भी उसे देख लेती है और उसे ध्यान में आता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक ऑर्फनेज वाली गरीब लड़की हूँ और मुझे तो हाई हील्स में चलना नहीं आना चाहिए। फिर सोचती है कि अगर मैं यहाँ से गिरूंगी तो क्या मैं बचूंगी। फिर वो गिरने का नाटक करती है और तभी इतने में जियांग उसे गिरने से बचा लेता है और फिर लिंची अपनी आंखें खोलकर देखती है कि मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, मैं गिरी नहीं। फिर वो जियांग को सॉरी बोलती है कि मुझे हाई हील्स पहनने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं गलती से गिर गई। तभी
इतने में कुछ लड़कियां लिंची की बुराई कहने लगती है और कहने लगती है कि ज़रूर ये यहाँ पे प्रिटेंड कर रही है लड़कों को सेड्यूस करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है जो कि सब कुछ सीख कर आई है। तभी लिंची यहाँ पर आकर कहती है कि अच्छा तो तुम लोग कह रहे हो कि मैं फेक हूँ, तुम लोग के बहुत मुंह खुल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि तुम ही लोग ऐसे हो। तभी इतने में यहाँ पर लिंची का भाई आ जाता है और वो उसकी साइड लेते हुए इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बुली करने की। तो ये लड़कियाँ बताती है कि पहले तुम्हारी बहन हमसे लड़ने आई थी। तो लिंची के भाई इन लोग पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हमारी बहन ऐसे वर्ड्स बोल ही नहीं सकती है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर लिंची अपने भाइयों को बताती है कि भाई देखो ना, ये लड़कियां मेरे बारे में क्या कह रही है कि मैं फेक हूँ और मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ लड़कों को सेड्यूस करने के लिए। तो फिर ये सुनकर लिंची के भाइयों को और गुस्सा आती है और वो लोग कहते हैं कि अभी हमारी बहन से माफ़ी मांगो, आखिर तुमने इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो ये लड़कियां माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि हम भी रिच फैमिली की डॉटर्स हैं और हम लोग कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। और फिर दोनों लड़कियां अपनी फैमिलीज़ को कॉल करने लग जाते हैं कि अभी रुको, हम लोग तुम्हें सबक सिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिंची के ग्रुप यहाँ पर इसी पार्टी में आ रहे होते हैं। तो गार्ड्स इन लोग को देख के डर जाते हैं कि लगता है ये लोग यहाँ फाइटिंग करने आए। तो लिंची की फ्रेंड कहती है कि हम यहाँ कोई चैलेंज करने नहीं आए, हम तो बस पार्टी अटेंड करने आए थे। और फिर ये सभी पार्टी में आते के साथ ही लिंची के सामने झुककर उसे ग्रीट करने लगते हैं। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग तो समझ जाता है कि ये इन लोग की लीडर है। फिर लिंची के भाई भी डरने लगते हैं कि ये लोगों ने इसे अपना बॉस बोले तो क्या लिंची इन लोग की लीडर है। फिर लिंची सोचती है कि लगता है मेरी इनोसेंट गर्ल वाली इमेज तो चली गई। फिर वो कोई बहाने सोचने लगती है और तभी उसे सामने जो नज़र आता है। तो फिर वो एक्टिंग करने लगती है कि तुम लोगों ने इसे अपना बॉस बोले ना, ये मिस्टर जो तुम्हारा बॉस है। और फिर वो जो की तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितने ज़्यादा पावरफुल हो जो अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानते हो। और वो अपने लोगों को इशारा करती है कि वो लोग भी इसके झूठ में साथ दे। फिर यहाँ और भी जो लड़कियाँ होती है वो जो की तारीफ़ करने लगती है कि वो तो कितना सीक्रेट बंदा निकला। फिर जो सोचता है कि ये लोग के पास क्या मुंह नहीं है, ये लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे, तो चलो मैं यहाँ प्रिटेंड कर लेता हूँ और इस मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ मैं ही इन लोग का बॉस हूँ। पर जियांग को तो लिंची के ऊपर शक हो चुका होता है और वो सोचता है कि नहीं ये झूठ कह रही है और इसके पास दो फेस है, एक ब्लैक और एक वाइट। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची स्मोक करने के लिए स्विमिंग पूल के पास गई होती है। इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है। तो लिंची अपना सीक्रेट छुपाकर इसे पूछती है कि मिस्टर जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं स्पेशली यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। ये मन में सोचती है कि ये प्रिटेंड क्या कर रहा है, ये भी मेरी तरह कोई अच्छा पर्सन नहीं है। फिर ये यहाँ से जाने लगती है तो जियांग इसे रोकने को करता है और तभी लिंची गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है और फिर वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है और इसे बताने लगती है कि मैं स्विम नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ। फिर जियांग जल्दी से पानी में कूद जाता है और लिंची को बचाने के लिए वो उसे उठा लेता है। तो फिर यहाँ पर जो लिंची के गार्ड्स होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या, हमारी बॉस जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है वो इतने से छोटे से स्विमिंग पूल में डूब रही थी। फिर लिंची इसे चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि तुम ही तो कह रही थी ना कि मैं तुम्हें बचा के निकालूं, तो फिर वही कर रहा था। फिर लिंची जल्दी से बाहर निकलती है और वो अपने बंदों को देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि ये क्या, मेरी तो बेइज्जती हो गई है, आखिर अब मैं अपने अंडरवर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करूंगी। फिर लिंची जियांग से बदला लेने के लिए उसे मुंह पे पैर मारती है और उसे वापस से पानी में गिरा देती है। फिर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा होता है तो फिर ये डरने लगती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। पर इतने में वो पानी से बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरी फिक्र कर रही थी। तो लिंची कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो जल्दी से चली जाती है। और तभी यहाँ पर जियांग को लिंची का नेकलेस मिल जाता है और वो देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। तो इतने में उसका फ्रेंड आकर कहने लगता है कि क्या तुझे अपनी उस फियांसी लिंची के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो फिर ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है बल्कि वो एक्सपोज हो चुकी है। और फिर वो इसे नेकलेस देकर इसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है और साथ ही ये भी कहता है कि मेरे कपड़े गीले हो गए तो मेरे लिए एक दूसरे कपड़े का अरेंजमेंट कर दे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर जियांग का फ्रेंड कह रहा है कि मैं तेरा कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहा है। फिर लिंची जब यहाँ बाहर आती है तो उसे ध्यान आता है कि उसका नेकलेस उसके पास नहीं है। वो सोचती है कि जाने दो, ये मेरा ही घर है, मैं बाद में जाके ले लूँगी। फिर उसे जाते हुए देखकर ये लड़कियाँ यहाँ पर जो को चढ़ाने लगती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई और वो बस अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है। तो जो क्यों ना तुम उस लड़के के साथ नाइट स्पेंड करने जाओ, वो अभी ड्रेस रूम में चेंज करने गई है। तो ये कहता है कि ये आइडिया थोड़ा सही नहीं है ना, उसके तीनों भाई अगर मुझे छोड़ेंगे नहीं तो फिर। तो ये लड़कियाँ कहती है कैसे कैसे, उल्टा वो लोग तो खुश हो जाएंगे, आप इतने पावरफुल बंदे जो हो और आपके पास तो इतने पावरफुल सबऑर्डिनेट्स है तो आपका कोई कुछ भी कैसे बिगाड़ सकता है। तो फिर जो भी कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो और वो चला जाता है लिंची के पीछे। और यहाँ पर लिंची के लोग ये सारी चीज़ें सुन चुके होते हैं और ये लोग सोचते हैं कि वो खुद गया है अब मार खाने के लिए। फिर जो यहाँ लिंची के रूम में आ जाता है और कहने लगता है कि लिंची मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। लिंची कहती है कि अच्छा हुआ तुम खुद मेरे पास आ गए हो
और फिर वो उसे स्टिक से मारने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को फेक टिकट बेचे थे, तुम्हें पता है ना ब्लैक मार्केट में जो भी फेक टिकट लेकर आता है उसकी 3 उंगलियां काट दी जाती है और उसे मार दिया जाता है। तो अब तुम मेरे हाथों बचोगे नहीं, तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे करने की कोशिश करी। तो ये कहता है कि तुम इतनी डिफरेंट पर्सन कैसे हो, तुम तो बहुत ही नाजुक और सिंपल सी लड़की थी ना। तो ये कहती है कि आज ध्यान से देख लो कि मैं कैसी हूँ, मैं यही असली हूँ। और फिर वो इसे खूब ज़्यादा मारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ रूम के बाहर वो दोनों लड़कियाँ आकर कान लगाने लगती है और सोचती है कि अंदर से कुछ आवाज़ें क्यों नहीं आ रही है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग इन लोग को देख लेता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि जाओ लिंची के तीनों भाई को इस बारे में बता दो और इन्हें यहाँ भेजो। फिर जैसे ही लिंची के तीनों भाई यहाँ पर आते हैं तो लिंची के फ्रेंड और राइट हैंड मैन इन लोग को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी हमारे बॉस काम में बिजी हैं तो तुम लोग अंदर उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो फिर लिंची के भाई कहने लगते हैं कि तुम लोग को आखिर उस जो ने कितने पैसे दिया हुआ है। तो फिर इतने में ये लोग सोचते हैं कि ये लगता है ये बॉस की फैमिली है। फिर ये लोग उन लोग को अंदर जाने दे देते हैं और जैसे यहाँ पर लिंची के भाई अंदर रूम में आते हैं तो देखते हैं कि जो यहाँ मार खाया हुआ नीचे पड़ा हुआ होता है और उसे देखकर ये दोनों लड़कियाँ भी सोच लगती है कि आखिर इसे किसने मारा होगा, क्या उस लिंची ने मारी होगी, लेकिन वो तो एक कमज़ोर लड़की है। फिर लिंची के भाई यहाँ पर जोर से पूछने लगते हैं कि बताओ हमें हमारी बहन कहाँ पर है। तो लिंची अपने भाइयों को आवाज़ देती है कि मैं यहाँ पर हूँ और वो डरने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर ये लड़कियाँ ऐसे कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा एक्टिंग कर लेती हो, तुमने उल्टा इसे इतना मारी हो और तुम डरने की एक्टिंग कर रही हो। तो लिंची कहती है कि आखिर मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, मेरे पास कहाँ इतनी पावर है। लिंची का भाई पूछता है कि तुम बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था और इस जो की हालत ऐसी कैसे हुई। तो लिंची बताने लगती है कि ये मिस्टर जो यहाँ मेरे रूम में मुझे बुली करने के लिए आया था, लेकिन फिर अचानक से इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई और फिर ये खुद को ही मारने लग गया और इसने अपने आप की ये हालत बना लिया। तो फिर ये लड़की कहती है कि अच्छा, फिर मिस्टर जो को जो चोट लगी हुई है वो खुद की मारी हुई है। तो फिर लिंची कहती है कि हाँ, नहीं तो फिर मेरी जैसी कमज़ोर लड़की इसको कैसे मार सकती है, तुम ही लोग सोचो। लिंची के भाई सोचते हैं कि जो की डबल पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा ख़राब है जो इसने अपनी ये ऐसी हालत बना दिया। फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो इसे जाकर बाहर निकालते हैं, इसकी फैमिली अब खुद आकर इसे पहचान कर लेके जाएगी। फिर ये लोग जब जो को बाहर लाते हैं तो जो को देखकर जियांग का फ्रेंड कहने लगता है कि इसकी आखिर ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या कोई किसी लड़की के लिए अपने आप को ऐसा मार सकता है। जियांग कहता है कि ये चीज़ बिलीव करने लायक नहीं है ना, इसका मतलब है कि कोई तो झूठ कह रहा है। और फिर वो लिंची की तरफ देख रहा होता है तो लिंची सोचती है कि ये बंदा मुझे इतनी अजीब नज़रों से क्यों देख रहा है, मैंने सारी चीज़ें इतने अच्छे से प्लान कर रही हूँ, कहीं इसकी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इतने में यहाँ पर जो की मॉम आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि किसने मेरे बेटे को इस तरीके से मारा है। तो फिर लिंची के भाई यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए जो की मॉम को चिल्लाते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बहन को इस तरीके से बुली किया है तो तुम लोग को माफ़ी मांगना पड़ेगा। जो की मॉम नहीं मानती है और कहती है कि मेरा बेटा आखिर इस जैसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता है जो कि इतनी अनएजुकेटेड है और गांव से आई हुई है, मेरे बेटे के पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, तो ज़रूर इसी लड़की ने मेरे बेटे को सेड्यूस करी होगी, तो अब तुम लोग को माफ़ी मांगना पड़ेगा। फिर जो दोनों लड़कियां होती हैं वो लोग भी जो की मोम की साइड लेते हुए कहने लगती है कि हाँ, मिस्टर जो ऐसा कर ही नहीं सकता है। जो की मोम तो कह देती है कि अब लड़की तुम माफ़ी नहीं मांगोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर लिंची के भाई उसे मनाने लगते हैं कि सिर्फ एक माफ़ी ही तो मांगनी है ना, मांग लेते हैं, ये जो फैमिली हमसे ज़्यादा पावरफुल है और अभी हम लोग इससे पंगा नहीं ले सकते और बहन हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो तुम्हें हम कुछ भी होने नहीं दे सकते। फिर लिंची के भाई यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं तो जो की मॉम नहीं मानती है और कहती है कि नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो तभी मैं तुम लोग को छोड़ूंगी। तो लिंची के भाई इसके लिए भी मान जाते हैं और फिर लिंची सोचने लगती है कि ये क्या, मेरे भाई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं चाहूँ तो एक वर्ड में इन लोगों को अभी सबक सिखा सकती हूँ और अपने भाई की रिस्पेक्ट बचा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दी और इन लोग को मेरे बारे में पता लग गया तो फिर ये लोग तो मुझसे डर जाएंगे और इतने मुश्किलों से जो मुझे मेरी फैमिली का प्यार मिला है वो मुझसे छीन जाएगा। तभी इतने में जियांग लिंची को रोते हुए देखकर बहुत ही अपसेट होता है और फिर वो सामने जाकर जो की मॉम से कह देता है कि तुम्हारी फैमिली की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने मेरी फियांसी को बुली किया और उसे ही माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो। और फिर जियांग जो को एक पंच मारता है और फिर उसकी मॉम से कहता है कि अब तुम्हारे बेटे को मैंने मारा हूँ तो तुम मुझसे डील करो। तो फिर जो की मॉम शॉक हो जाती है कि मिस्टर जियांग की लड़की आपकी फियांसी है। ये बात से और भी लोग चौंक रहे होते हैं कि लिंची तो इसकी फियांसी निकली। फिर मिस्टर जो की मॉम माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मिस्टर जियांग माफ़ कर दो, आप प्लीज़ हमारी फैमिली को बैंकरप्ट मत करना। लिंची देखती रह जाती है और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये जियांग मेरी इस तरीके से हेल्प करेगा। फिर जियांग तो जो की मॉम से कह देता है कि आपको माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि मेरी फियांसी से मांगना पड़ेगा। तो फिर जो की मॉम तुरंत ही लिंची से भी माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो।
तो लिंची अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ, मैं जो को माफ़ कर रही हूँ। फिर ये लोग जो के मुंह पे पानी डाल के उसे होश में लाते हैं और वो जैसे ही लिंची को देखता है तो उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी के बारे में रिवील करे ना तो फिर तुम बचोगे नहीं। फिर जो तुरंत ही लिंची से माफ़ी मांगने लगता है। तो इसे ऐसे हाल में देखकर ये लड़कियां सोचने लगती है कि इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर जो जियांग से नहीं बल्कि लिंची से ज़्यादा डर रहा है। फिर जियांग इन लड़कियों से कहता है कि तुम ही लोग थे ना जो कि मेरी फियांसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये जो को सेड्यूस कर रही थी। तो फिर ये दोनों लड़कियां तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है और अपने आप को मारते हुए कहती है कि प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दो, हम लोग ऐसा दोबारा कभी नहीं बोलेंगे और आप प्लीज़ हमारी फैमिली के साथ कुछ ऐसा मत करना। तो लिंची इन लोग को माफ़ कर देती है और फिर कुछ लड़कियां पर लिंची की तारीफ़ करने लगती है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और वही मिस्टर जियांग की वाइफ बनने लायक है। तो जियांग का फ्रेंड उसे कहता है कि तू तो अपनी फियांसी के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता था और यहाँ पर लोग तुम दोनों की कपल की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो जियांग कहता है कि लिंची जैसी इंटरेस्टिंग फियांसी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट सीन में लिंची के भाइयों को अपनी मॉम से इस बारे में पता लगता है कि लिंची की शादी सच में जियांग के साथ फिक्स हो चुकी थी और ये शादी उसके ग्रैंडपा ने तय करे थे। लिंची की मॉम कहती है कि लिंची बचपन में खो गई थी तो मुझे लगा था कि फिर उन दोनों की शादी ऐसी कैंसिल हो गई है, इसलिए मैंने इस बारे में तुम लोग को कभी नहीं बताई। लेकिन अब क्योंकि लिंची हमें मिल चुकी है तो फिर लिंची और जियांग फैमिली के बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा करना पड़ेगा। फिर ये सुनकर तो लिंची के तीनों भाई अपसेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि जियांग फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली है और उनके पीछे तो कितने सारे गुंडे पड़े उन्हें मारने के लिए, तो हमारी सिंपल सी वीक बहन आखिर उसके साथ शादी करके कैसे रह पाएगी और उन लोगों से कैसे फाइट करेगी। तभी इतने में हम देखते हैं कि लिंची चुपके से घर से भागकर जा रही होती है और उसके भाइयों को कुछ आवाज़ आ जाती है। दूसरी तरफ लिंची यहाँ बाहर आकर अपने सारे लोगों से मिलती है और तभी लिंची की फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है कि उन लोगों को उसको ही मारने का ऑर्डर मिला हुआ है। कोई चाहता है कि लिन फैमिली की बेटी लिंची को मार दिया जाए। लिंची सोचती है कि आखिर वो पर्सन कौन होगा। फिर वो इन लोग से कहती है कि तुम लोग ये ऑर्डर ले लो, वैसे भी तुम लोग मेरे नज़दीक आ ही नहीं सकते हो तो अच्छा ही होगा ना, तुम लोग को पैसे का फ़ायदा हो जाएगा और समझ लेना कि मेरी तरफ से ये तुम लोग के लिए बोनस है। और हाँ, तुम लोग जियांग से बच के रहना क्योंकि शायद उसे मुझ पर शक हो चुका है। और फिर ऐसा बोलकर लिंची यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ लिंची के घर पे पहुँच जाता है अपनी और लिंची की शादी के बारे में बात करने के लिए। पर लिंची के भाई और मॉम डैड उसे मना करने लगते हैं कि अब वो लोग नहीं चाहते कि वो उनकी बेटी से शादी करे और वैसे भी वो भी तो इंगेजमेंट तोड़ना चाहता था। तो यहाँ पर जियांग कहता है कि नहीं, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर चुका हूँ। तो फिर लिंची की मॉम उसे ही कहती है कि ये तुम्हारी शादी है तो तुम डिसाइड करो। तो लिंची कहती है कि मुझे तो मिस्टर जियांग बहुत ही पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहूँगी। तो इसके तीनों भाई ये सुनकर शौक होते हैं। पर फिर लिंची कहने लगती है कि लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़ सुनी हो कि तुम्हारी फैमिली में रहना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो फिर तुम्हें मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जियांग कहता है कि इसकी तुम फिक्र मत करो और वो अपने बहुत सारे गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि ये सभी 24 घंटे तुम पे नज़र रखेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो लिंची सोचती है कि अच्छा, तो इन्हें मुझ पर नज़र रखने के लिए रखा हुआ है। फिर वो खुश होने की एक्टिंग करती है और उसके बाद जियांग उसे 3 दिन का टाइम देता है कि वो 3 दिन बाद उसे पिक करने आएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो अपने बॉडीगार्ड से उसके कपड़े मांगने लगता है। तो फिर जियांग का फ्रेंड कहता है कि अब तो उस लड़की के लिए बॉडीगार्ड बन के घूमना चाहता है, आखिर तो ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर जियांग कहता है कि वो मेरी फियांसी है तो उसे प्रोटेक्ट करना कौन सा शेमफुल काम हुआ। तो फिर उसका फ्रेंड इसे समझाने लगता है कि लास्ट टाइम जब लिंची पार्टी में आई थी तब से ही उस सभी की नज़र उस पर पड़ चुकी है और कितने सारे लोग अब उसको मारने के पीछे पड़ गए होंगे। तो जियांग कहता है कि इसमें मेरी भी गलती है तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका ख्याल रखूँ और वैसे उसकी स्किल्स बहुत ही अच्छी है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता और तुम्हें क्या पता कि कौन अब किसको प्रोटेक्ट करने वाला है। ऐसा बोलकर ये अंदर भाग जाता है बॉडीगार्ड बनने जाने के लिए और इसका फ्रेंड सोचता है कि ये पूरा पागल हो चुका है। फिर लिंची जब यहाँ बॉडीगार्ड्स को देखती है तो उनमें से उसे जियांग को देखकर शक होता है कि ये आखिर एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है। पर फिर जियांग कुछ बहाना बना लेता है और उसके बाद लिंची शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है तो सभी बॉडीगार्ड्स उसके पीछे जा रहे होते हैं। तभी लिंची नोटिस करती है कि उसे मारने के लिए बहुत सारे गुंडे यहाँ पर घूम रहे हैं जगह जगह पर और ये कैसे बॉडीगार्ड है जो कि बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे कि यहाँ पर गुंडे। लिंची सोचती है कि अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो फिर तो मैं कब का मर ही चुकी होंगी। फिर लिंची खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से एक गली में भागती है और यहाँ पर जो गुंडा यहाँ पर उसे मारने के लिए आता है तो लिंची उसे ही मार देती है। और फिर जैसे ही जियांग देखता है कि लिंची के ऊपर कोई गोली चलाने वाला है तो वो जल्दी से जाता है उसे बचाने के लिए। फिर लिंची को उस पर बहुत ही गुस्सा आती है जिसने उसके ऊपर निशाना लगाया हुआ है तो वो तुरंत ही बंदूक लेकर उसे उड़ा देती है। और फिर जियांग तो और इम्प्रेस हो जाता है कि ये तो कितनी औसम है।
फिर जो बंदे को उसने मारी होती है उसके हाथ में कुछ कैन होता है, और जैसे ही जियांग उसे देखता है तो उसमें जो धुआं उड़ता है वो इन दोनों को ही स्मेल कर लेते हैं। और फिर लिंची जियांग को बताती है कि किसी ने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था और इन लोगों का काम था कि वो मुझे बेहोश करके तुम्हारी जियांग फैमिली में लेकर जाए। तो जियांग मन में सोचता है कि कहीं ये काम मेरे ग्रैंडपा का तो नहीं। फिर यहाँ पर दोनों ही ड्रग के नशे में हो जाते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंची को होश आती है तो उसे सब याद होता है और वो यहाँ से भागने का सोचती है। तभी इतने में जियांग उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो लिंची कहती है कि मैं पूरी रात घर पे नहीं थी ना, तो मेरी फैमिली मेरी फिक्र कर रहे होंगे। ऐसा बहाना करके जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर जियांग अपने ग्रैंडपा को कॉल करके इस बारे में पूछता है कि लिंची को किडनैप करने का ऑर्डर उनका ही था ना। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन से बात किया था कि वो इस चीज़ को लीक नहीं करेंगे, तो फिर तुम्हें कैसे पता लग गया। तो जियांग कहता है कि ग्रैंडपा हम दोनों इंगेज कपल है तो क्या हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ लिंची जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके तीनों भाई यहाँ पर परेशान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ चली गई है। फिर लिंची जल्दी से नई ड्रेस पहनकर ऊपर से नीचे उतरने की एक्टिंग करती है और अपने भाइयों से कहती है कि वो तो रूम में ही थी और वो तो कहीं बाहर गई नहीं। तो फिर ये लोग यकीन कर लेते हैं। ऑफिस के बाद जियांग लिंची को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जाने के लिए निकलता है। दोनों हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं और तभी इतने में दोनों को ही अपनी अपनी कॉल्स आ जाती है। फिर इसके बाद जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर घर पे पहले से जियांग की कोई चाइल्डहुड फ्रेंड लिसा आई होती है और वो उसे देखकर ही खुश होने लगती है। तो लिंची भी जानबूझ के एक्टिंग करती है और कहती है कि क्या तुम जियांग की बहन हो, फिर तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ। तो लिसा सुनकर चिढ़ जाती है और लिंची को बातें सुनाने लगती है और फिर उसे उल्टा माफ़ी मांगने के लिए कह रही होती है। तो जियांग कहता है कि मेरी फियांसी किससे भी माफ़ी नहीं मांगेगी और फिर वो लिंची को अंदर लेके जाता है अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए। जियांग के ग्रैंडपा लिंची को देखते के साथ ही कहने लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस की तरह दिखती हो। लिंची सुनकर चौंक जाती है। फिर ग्रैंडमा बात को संभालते हुए कहती है कि ग्रैंडपा बस मजाक कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने के बाद लिंची और जियांग यहाँ से जाने लगते हैं और लिंची सोचती है कि क्या इसके ग्रैंडपा को मेरी आइडेंटिटी के बारे में सब पता है। फिर इसके बाद हम जियांग के चाइल्डहुड फ्रेंड लूसी को देखते हैं जो कि अपने डैड को रोते हुए कंप्लेन करने लगती है और कहती है कि डैड मैंने बचपन से ही जियांग से शादी करने का सोची थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में कोई विलेज कल आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है, मुझसे नहीं, और उसने उसकी साइड लेते हुए सभी के सामने मेरी बेइज्जती भी कर दिया। तो फिर लूसी के डैड को गुस्सा आती है कि आखिर उनकी बेटी को किसने गुस्सा दिला दिया। फिर वो अपने गार्ड से कह देते हैं कि उस मिस लिंची को ऑर्डर भेजो कि वो यहाँ पर मुझसे मिलने आए। दूसरी ओर लिंची यहाँ जियांग के साथ उसके घर आई होती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा इस शहर में कोई भी नहीं है, इसलिए तुम होटल में नहीं रुक सकती हो, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना होगा ताकि तुम सेफ रहो। और फिर मेट्स यहाँ पर लिंची को बताती है कि जियांग ने उसके लिए सारे ब्राइड प्राइज तैयार किया हुआ है। तो कहती है कि ये सब किस लिए। तो जियांग कहता है कि क्या तुम भूल गई हो, तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए आई हो। तो फिर ये सुनकर ही शॉक हो जाती है और फिर रात में यहाँ से भागने लगती है कि इसने यहाँ पर मुझे शादी करने के लिए पकड़ के लाया है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। फिर जैसे ये घर से बाहर निकलती है तो एक गुंडा यहाँ पर उसके गले पर चाकू रख लेता है और उसे कहता है कि उसे मिस्टर हान ने बात करने के लिए बुलाया है। तो लूसी भी इसके साथ जाने की एक्टिंग करती है और फिर उसके बाद लूसी के डैड उसे एक फैक्ट्री में लेकर आते और बताते हैं कि जिस लड़की ने तुम्हें परेशान की थी ना, मैंने उसे पकड़वा लिया और अब तुम उसे यहाँ पर सबक सिखाओ। तो लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि डैड आप कितने अच्छे हो और फिर वो स्टिक से बहुत बार मारती है। पर फिर लोग देखते हैं कि उस गोनी के अंदर लिंची नहीं है बल्कि वो बंदा है जिसको ये लोग ने लिंची को पकड़ने के लिए भेजे थे। और लिंची तो वहाँ ऊपर खड़ी होती है और कहने लगती है कि लूसी तुम कितनी छोटी बच्ची हो जो रोते हुए अपने डैड को इस चीज़ के लिए कंप्लेन करके लेकर आई हो ताकि वो तुम्हारी साइड ले। तो फिर लूसी और गुस्सा होने लगती है कि डैड ये देखो फिर मेरे ऊपर हंस रही है। फिर ये सारे गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे मारो। पर लिंची तो अकेले इन सारे लोगों से फाइट कर लेती है और फिर लूसी अपने और बॉडीगार्ड्स को आने का ऑर्डर दे रही होती है। पर फिर इन लोगों को पता लगता है कि लिंची के ग्रुप के सारे लोगों ने जाकर उसकी नाइट क्लब को अब खरीद लिए और उसके सारे गार्ड्स को भी मार चुके हैं। फिर तो ये जानने के बाद लूसी के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं कि उसकी वजह से उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया और फिर वो लिंची से माफ़ी मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ जियांग को भी ये सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है और उसे पूरा शक हो जाता है कि लिंची ही गैंग की लीडर है और फिर वो यहाँ फैक्ट्री में आने के लिए निकलता है ताकि वो सच पता कर सके। लिंची यहाँ पर लूसी के डैड और उसे एक जहर की गोली खिला देती है और उन्हें समझा देती है और वो इन लोग को समझा देती है कि अगर वो लोग अपनी जान नहीं खोना चाहते तो उसकी आइडेंटिटी वो लोग लीक नहीं कर सकते।
और फिर उसके बाद जियांग को आता हुआ देखकर वो जल्दी से यहाँ पर अपने मुंह पर कुछ गंदा लगाकर नीचे बैठ के डरने की एक्टिंग करने लगती है। और फिर जियांग आकर उसकी क्या कहने लगता है, तो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और इन्होंने बस अपने गुंडे को बोलकर मुझे डराने के लिए यहाँ पर बुलवाया है। फिर जियांग पूछने लगता है कि सारे गार्ड्स यहाँ पर ऐसे क्यों पड़े हुए हैं। तो फिर लिंची मिस्टर हान से कहती है कि आप बताओ। तो मिस्टर हान बहाना बनाता है कि ये सभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो जियांग का फ्रेंड पूछता है कि अच्छा, बिना बेड और बिना कोई ब्लैंकेट के। फिर लिंची इस बात को कट करने के लिए एक्टिंग करने लगती है कि मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रही है, तो मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो। तो फिर जियांग लिंची को उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाता है और फिर वो उसे साथ में कार में बैठा के निकल भी लेता है। और उसका फ्रेंड यहाँ चिल्लाता रह जाता है कि मैं तो कार में बैठा भी नहीं। लिंची भी जियांग से पूछती है कि क्या हम तुम्हारे फ्रेंड को नहीं लेंगे। तो जियांग कहता है कि मैं अपनी फियांसी के साथ थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहता हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। तो फिर ये पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो ये कहता है कि मिस्टर हान ने जब तुम्हें किडनैप करे थे और वो तुम्हारे साथ यहाँ पर थे, तो रातों रात उनकी एक नाइट क्लब का लीडर ही चेंज हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ तो बात है। तो फिर लिंच यहाँ पे रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो ना कि मैं इन सब में मिली हुई हूँ, तुम्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ ही क्यों। तो फिर ये सॉरी कहता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर यकीन है और अब तुम ना रेस्ट करने जाओ, मैं तुम्हें अब कुछ भी डाउट नहीं करूँगा। फिर लिंची यहाँ पर अपने रूम में आने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो सोचने लगता है कि मैं उसकी रोने में कैसे आ गया, ये सब तो बस उसकी एक्टिंग थी। फिर ये वापस से जब रूम में आता है तो देखता है कि लिंची यहाँ पर है ही नहीं। तो ये सोचता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था। फिर हम देखते हैं कि लिंची नाइट क्लब जाती है जहाँ पर पहले से उसके सारे लोग होते हैं और यहाँ पर फिर लूसी और उसके डैड भी आ जाते हैं। और लूसी चिल्लाने लगती है कि तुमने हमारे नाइट क्लब को हमसे छीन लियो, तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाई हो। लिंची कहती है कि मैंने पहले बोली थी कि मेरी आइडेंटिटी बहुत ही स्पेशल है, तो मुझे चाहिए कि लोग इसे छुपा के रखें कि ये नाइट क्लब तुम लोगों का ही था, तो अब मैं तुम लोग को इसे रेंट पर दे रही हूँ। वैसे तो ये रहेगा मेरा, लेकिन मेरे लिए तुम लोग संभालोगे और मैं इसके लिए तुम लोग को मंथली सैलरी पे करूँगी। फिर लूसी को अपनी बेइज्जती देखकर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और फिर वो यहाँ पर अपने डैड से पूछ लगती है कि क्या हम यहाँ पर अब उसका काम करेंगे। तो इसके डैड कहते हैं कि अभी थोड़े टाइम के लिए हम एक्टिंग कर लेते हैं और फिर मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम इस लड़की से छुटकारा पा लेंगे। फिर अगली सुबह होते ही हम देखते हैं कि लिंची की फैमिली न्यूज़पेपर में उसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं। फिर ये न्यूज़ सुनते के साथ ही कि जियांग लिंची से शादी करने वाला है, तो ये न्यूज़ देखते के साथ ही ये लोग जियांग से मिलने के लिए निकल रहे होते हैं कि घर के बाहर एक बहुत सारे गार्ड्स आए होते हैं और बताने लगते हैं कि जियांग ने उन लोग को भेजा है पिक करने के लिए। तो फिर लिंची की फैमिली खुश हो जाते हैं कि देखो कितना अच्छा है जो उसने खुद ही इन लोग को भेज दिया, और ये लोग कार में बैठकर चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ जियांग को उसका गार्ड आकर बताता है कि लिंची की फैमिली गायब हो चुकी है और उन लोग को पहले कोई लेकर चला गया। फिर लिंची समझ जाती है कि उसके भाई खतरे में है, तो वो जल्दी से कार में बैठकर यहाँ से तेज़ी में निकल जाती है। फिर जियांग भी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कार में बैठकर लिंची का पीछा करने लगता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो अकेली काफ़ी है उन लोगों के लिए। लिंची कार से जाते हुए अपने सारे लोगों को कॉल करके तुरंत ही वहाँ पर पहुँचने के लिए बोलती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिंची के भाई और उसके मॉम डैड को यहाँ पर लूसी के डैड के गुंडों ने पकड़ के रखे होते हैं और वो लोग उन लोगों को कोई जहर वाला इंजेक्शन देने जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर लिंची पहुँच जाती है और वो अपने मॉम डैड से कहती है कि वो यहाँ इन लोग को बचाने आई है। तो फिर वो लोग तुरंत ही उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं कि उन लोग की जान तो ऐसी खतरे में और वो लोग नहीं चाहते कि लिंची को भी कुछ हो। लिंची सोचती है कि मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को रिवील करनी होगा, लेकिन ये जानने के बाद तो ये लोग मुझसे डर जाएंगे। फिर ये गुंडे भी लिंची से कहने लगते हैं कि तुम बस एक मामूली सी लड़की हो, तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगी। इतने में यहाँ पर लिंची के सारे ग्रुप के लोग पहुँच जाते हैं और उसे बॉस कहने लगते हैं। तो ये सुनकर लिंची की पूरी फैमिली भी शॉक रह जाते हैं। लिंची का छोटा भाई कहने लगता है कि ये लोग आखिर बहन को बॉस क्यों कह रहे हैं। तो बड़ा भाई समझाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, लिंची ये इन गैंगस्टर की बॉस है। और फिर लिंची के सारे ग्रुप के लोग ये सारे गुंडों को डरा चुके होते हैं और वो लोग तुरंत ही लिंची से माफ़ी मांगते हुए उसे बता देते हैं कि उन लोगों को मिस्टर हान ने ऑर्डर दिया हुआ था। दूसरी तरफ नाइट क्लब में भी मिस्टर हान के सारे गार्ड्स ने लिंची के लोगों पर अटैक करे होते हैं और अब यहाँ पर कुछ ही लोग बचे होते हैं। तभी जियांग वहाँ पहुँच जाता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए और वो लिंची का नेकलेस दिखाते हुए उनको यकीन दिलाता है कि वो सच में उनकी साइड है। फिर जियांग इन लोग से पूछता है कि ये नेकलेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये लोग बताते हैं कि ये नेकलेस उसी को मिलता है जो कि नंबर 1 किलर होता है और वो हमारी बॉस लिंची है। इसी तरफ लिंची के फ्रेंड इन सारे गुंडों को पकड़ के लेके जाती है और फिर लिंची के भाई लोगों से पूछ लगते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई थी कि तुम गैंगस्टर ग्रुप की बॉस हो। तो लिंची कहती है कि मुझे लगा था कि मैं आप लोगों को अपनी रियल आइडेंटिटी बताऊंगी तो फिर आप लोग मुझसे डर जाएंगे,
तो ये लोग कहते हैं कि लेकिन हम तुम्हारे सगे भाई हैं, कुछ भी होता हम तुमसे ऐसे डरते थोड़ी ना। और फिर लिंची का छोटा भाई कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि जब हम लोग ब्लैक मार्केट गए थे तो वहाँ पर भी तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही थी। तो लिंची बताती है कि ब्लैक मार्केट का बिजनेस भी मैं ही कर रही हूँ। तो फिर ये लोग को बहुत बुरा लगने लगता है कि तुमने अब तक बचपन से कितना सफ़र करी होंगी। तो लिंची कहती है कि नहीं, इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैंने आप लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपाई। तो अब आप लोग को बहुत बुरा लग रहा होगा ना, और आप लोग मुझे ब्लेम कर रहे होंगे, तो मैं समझ सकती हूँ। तो लिंची के भाई कहते हैं कि वो बिल्कुल भी उसे ब्लेम नहीं कर रहे, उल्टा वो अगर पहले से उन्हें बता देती तो वो लोग उसके लिए ऐसे प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाते और उसकी आइडेंटिटी को छुपा के ही रखते। लिंची का छोटा भाई तो खुश होने लगता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन हमारी बहन हमें प्रोटेक्ट करेगी। फिर लिंची अपनी पूरी फैमिली को बताती है कि मैं जा रही हूँ मिस्टर हान के पास उसे सबक सिखाने के लिए। और फिर लिंची के मॉम डैड और भाई यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा से मिलने गए होते हैं और जियांग के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा इन लोगों को वेडिंग के सारे गिफ्ट दिखा रहे होते हैं। तो ये सब देखने के बाद लिंची के भाई साइड में आकर डैड से बात करने लगते हैं कि ये लोग तो लिंची के लिए इतने सारे चीज़ें दे रहे हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी लिंची कोई सिंपल लड़की नहीं है बल्कि वो तो इतनी बड़ी बॉस है, तो फिर तो इन लोग का हाल क्या होगा। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को जियांग से बात करके उसे थोड़ा हिंट दे देना चाहिए ताकि कहीं वो हमारी सिस्टर का सच जानने के बाद उसे छोड़े ना। और फिर यहाँ पर डिसाइड होता है कि लिंची का बड़ा भाई जाकर जियांग से बात करेगा और फिर वो जाकर उसे हिंट देने लगता है और कहता है कि तुम अच्छे से सोच समझ लो, देखो तुम अभी मेरी बहन के सीधे साधेपन की वजह से उसे पसंद कर रहे हो, लेकिन क्या पता वो आगे चल के वैसी ना हो सिंपल सी और वो बहुत ही बड़ी बॉस हो। तो फिर तो जियांग कहता है कि वो जैसी भी है मुझे वो सब टाइप में पसंद है और मैं उसी से ही शादी करूँगा। लिंची यहाँ पर आकर ये सब सुन लेती है और सोचती है कि मेरा भाई क्या कर रहा है, ये तो मेरी बुराई कर रहा है। फिर जियांग के जाने के बाद वो अपने भाई से इस बारे में डिस्कस करती है कि वो तो उसका सीक्रेट खोलने ही वाला था। तो फिर लिंची का भाई उसे समझाता है कि अगर जियांग को आगे चल के कभी उसके बारे में सच पता चलेगा तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वो उसे पहले ही हिंट दे रहा था कि वो फिर उसे शादी ना करे। फिर लिंची अपने रूम में होती है और वो जियांग की बातों के बारे में सोच रही होती है कि वो इसी से शादी करना चाहता है। फिर जियांग की यहाँ पर आने की आवाज़ सुनकर लिंची जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो वो आकर कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। लिंची पूछती है कि तुम सीक्रेटली यहाँ पर आकर मुझे क्यों देख रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक जेंटलमैन हो और तुम ऐसा कुछ करोगे नहीं। तो फिर जियांग कहता है कि मैं चलता हूँ। तभी लिंची उसे रोककर कहने लगती है कि चलो हम लोग चल के मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। ये सुनकर जियांग शॉक रह जाता है और फिर वो बताता है कि 30 मिनट में ही मैरिज ब्यूरो ओपन होने वाला है, तो चलो जल्दी से चल के सर्टिफिकेट लेते हैं। तो कहती है कि क्या इतनी जल्दी में? तो ये कहता है कि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। फिर लिंची अपने भाई के बारे में याद करने लगती है और वो इससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगे ना तो फिर उसके बाद तुम इतनी ईजिली डिवोर्स नहीं ले सकते। तो वो कहता है कि वो तो मैं कभी नहीं लेने वाला। फिर सुबह होते ही हम देखते हैं कि लिंची के भाई यहाँ पर बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं कि लिंची आखिर कहाँ चली गई है। तभी इतने में लिंची जियांग के साथ घर आती है। तो ये लोग पूछते हैं कि तुम लोग सुबह सुबह कहाँ गए थे। तो लिंची जियांग के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो ये लोग तो और शौक रह जाते हैं कि हम लिंची को यहाँ रोक रहे थे और वो तो उल्टा और ही शादी करके आ चुकी है। फिर लिंची की मॉम से इस बारे में बात करने जाती है। तो लिंची कहती है कि मॉम आप डरो मत, जैसा आप लोग मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानने के बाद बिल्कुल भी मुझसे डर नहीं रहे, तो वैसे ही जियांग भी नहीं डरेगा। तो भी लिंची की मॉम कहती है कि लेकिन फिर भी अगर जैसा तुमने सोची हो वो वैसा ना निकला तो कहती है कि मॉम फिर मैं उसे मार दूंगी और ज़िंदगी भर विडो वाली लाइफ जीऊंगी। तो लिंची की मॉम सोचती है कि मुझे आखिर जियांग के लिए क्यों बुरा लग रहा है, बस वो मेरी बेटी लिंची को लेट डाउन ना करे, नहीं तो वो बचेगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि लिंची और जियांग की वेडिंग सेरेमनी होने जा रही होती है और जब यहाँ पर लिंची के मॉम और उसके सारे भाई साथ में यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग तो डर रहे होते हैं कि लिंची तो मैरिज फ्रॉड कर रही है और जियांग को अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि लिंची के सारे लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर गार्ड सोच रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पर लड़ने के लिए आए। लिंची की फ्रेंड यहाँ पर अच्छे से तैयार होकर आई होती है और वो लोग सारे हथियार यहाँ पर डाल देते हैं क्योंकि वो लोग हथियार लेकर अंदर नहीं जा सकते। और ये लोग जब वेडिंग सेरेमनी में आके बैठते हैं तो सोचते हैं कि कोई भी हमें पहचान नहीं रहा है, हम लोग कितना अपनी आइडेंटिटी को छिपा के आए हैं। फिर वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, पर तभी यहाँ पर लिंची का वो दुश्मन मिस्टर माओ भी यहाँ पर पहुँच जाता है उसे मारने के लिए और वो अपने सारे गुंडों को भी लेकर आया होता है। तो लिंची के सारे लोग उनसे फाइट करने लगते हैं और फिर यहाँ पर जो गेस्ट आए होते हैं वो सभी डर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। फिर लिंची इस गुंडे से फाइट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और वो बंदूक लाकर उससे डराने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तुम कैसी लड़की हो जो वेडिंग वाले दिन भी ये सब करना चालू रख रही हो।
तो लिंची इस मिस्टर माओ से कहती है कि तुमने मेरी वेडिंग सेरेमनी खराब करे ना, इसलिए मैं आज का दिन तुम्हारा फ्यूनरल बनाऊंगी। और वो उसे मारने के पीछे पड़ जाती है। तभी यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा अपने गार्ड्स को लेकर आ जाते हैं और इस मिस्टर माओ को पकड़वा लेते हैं। और फिर ये मिस्टर माओ लिंची को बताता है कि वो एक्चुअली में यहाँ पर उसे मारने नहीं आया था, बल्कि उसकी वेडिंग सेरेमनी खराब करने आया था। और अब सभी लोग उसकी आइडेंटिटी जान चुके हैं, तो अब कोई उसे पसंद नहीं करेगा और उल्टा सब उसे डरेंगे और उसकी शादी भी नहीं बचेगी। फिर यहाँ पर जो जियांग फैमिली के दूर के रिलेटिव होते हैं वो लोग लिंची को बुरी बुरी बातें सुनाने लगते हैं कि वो इतनी बड़ी गुंडी है, तो आखिर ऐसे कैसे वो जियांग से शादी कर सकती है। फिर लिंची यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा और जियांग को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से झूठ बोली थी। और उसे लग रहा होता है कि जियांग अब उससे शादी नहीं करेगा। पर तभी जियांग उसे बताता है कि वो पहले से उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता था, तो वो कोई मैरिज फ्रॉड नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी मर्जी से उससे शादी कर रहा है। लिंची उसे पूछती है कि उसे कब पता चला उसके बारे में, तो वो उसे उसका नेकलेस दिखाता है। तो लिंची सोचती है कि वो इतने टाइम पहले से उसके बारे में जानता था। फिर लिंची बहुत ही खुश हो जाती है और जियांग को हक करती है। और फिर लिंची की फैमिली भी खुश होने लगते हैं कि जियांग को तो वो कितनी पसंद है। फिर लिंची जियांग के ग्रैंडपा से इस बारे में बात करती है कि क्या आप मुझे जियांग से शादी करने देंगे। तो ग्रैंडपा तो तुरंत ही हाँ बोलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्हें भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में बहुत पहले ही पता था। फिर हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि लिंची जब जियांग के ग्रैंडपा से मिलने गई थी, उसी दिन ही जियांग ने पहले लिंची को बाहर रोककर अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से बात करने गया था कि वो तैयारी कर ले, लिंची वहाँ पर आने वाली है। तभी उसके ग्रैंडपा लिंची की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि वो कोई सिंपल लड़की नहीं है, बल्कि गैंग की लीडर है और नंबर 1 किलर है। तो जियांग अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को कहता है कि मुझे इस बारे में सब पहले से पता है और मुझे वो बहुत पसंद है और आप लोग उसकी फिक्र मत करो, वो बहुत ही अच्छी है। और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जला देता है और कहता है कि लिंची देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि आपने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे। और फिर जियांग की हाँ होती है तो उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी मान जाते हैं और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग के ग्रैंडपा लिंची को समझाने लगते हैं कि जियांग उसे इतना पसंद करता है तो आखिर वो लोग उसकी शादी के लिए कैसे मना करेंगे। और फिर ग्रैंडपा तो इन लोग की वेडिंग सेरेमनी को कंटिन्यू करवाते हैं और वो सारे खाने की चीज़ों को मंगवाते हैं लिंची के सारे ग्रुप के लोगों को खिलाने के लिए। तो फिर लिंची के सारे लोग भी खुश हो जाते हैं कि आज उनकी बॉस की शादी है। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।